मेरी बेटी 16 साल की हुई तब उसके पेट में एक बहुत तेज दर्द होने लगा। यह दर्द हर रोज होता था और उसका पेट बढ़ता ही जा रहा था। तब मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में बैठी सारी औरतें मुझे ऐसी नजर से देख रही थी कि जैसे मेरी बेटी ने कुछ गलत काम किया था। फिर मैं अपनी बेटी के आगे आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर की रिपोर्ट आते हैं मैं सदमे में चली गई, क्योंकि मेरी बेटी ने तो। मेरा नाम कल्याणी है। मेरे पति रघुनाथ जी का साया मेरे सिर से तब उठ गया था जब मेरी बेटी मीता सिर्फ 8 साल की थी। हमारे ऊपर इस छोटे से घर का एक बड़ा कर्ज था, जिसकी किस्तें चुकाते चुकाते मेरे पति की जान चली गई थी। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया मेरी बेटी मीता तक ही सीमित रह गई थी। मैंने दिन रात सिलाई मशीन चलाई, लोगों के ताने सुने, फटे कपड़े पहने, लेकिन अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मीता बहुत समझदार और शांत स्वभाव की बच्ची थी। वह कभी मुझसे किसी खिलौने या नए कपड़ों की जिद नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसकी माँ रात के 2-2 बजे तक जागकर दूसरों के कपड़े सिलती है, ताकि इस घर की छत हमारे सिर पर बनी रहे और उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। पिछले कुछ महीनों से मैंने मीता में एक अजीब सा बदलाव देखा था। वह बहुत कमजोर हो गई थी और उसके चेहरे की रौनक उड़ गई थी। वह अक्सर रात रात भर अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ काम करती रहती थी। मैंने जब भी पूछा तो वह मुस्कुरा कर कह देती, माँ मैं अपनी पढ़ाई का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। मैंने गौर किया था कि उसने अपने लैपटॉप के कैमरे वाले लेंस पर एक काली टेप चिपका रखी थी। एक बार मैंने पूछा तो उसने कहा था, माँ ये सुरक्षा के लिए, ताकि कोई इंटरनेट के जरिए हमारी सुरक्षा में दखल न दे सके। मुझे इस तकनीकी बातों में ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरी चिंता तब बढ़ने लगी जब नीता के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा। शुरुआत में उसने इसे मामूली गैस या एसिडिटी बताकर टाल दिया। वह मेडिकल स्टोर से दर्द की गोलियां लाती और खा लेती, लेकिन धीरे धीरे उसका दर्द इतना बढ़ गया कि वह रातों को उठ उठ कर रोने लगी। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसका पेट असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा था। वह हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनने लगी थी और मुझसे नजरें चुराने लगी थी। एक माँ की नजर से कुछ नहीं छुपता। मुझे लगने लगा था कि कुछ बहुत गंभीर बात है जो मेरी बच्ची मुझसे छिपा रही है। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन वह हर बार बात टाल देती। फिर एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, मुझे मीता के कमरे से एक जोरदार आवाज आई। मैं दौड़ कर वहां गई तो देखा कि मेरी बच्ची फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वह दर्द से कराह रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से एक ऑटो रिक्शा बुलवाया और उसे लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ थी। मैंने अपनी बेसुध बेटी को महिला वार्ड के बाहर एक बेंच पर लिटाया और खुद पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लग गई। जब मैं पर्ची लेकर लौटी तो मैंने देखा कि आसपास बैठी औरतें मेरी बेटी की तरफ उंगली उठा रही थी और आपस में फुसफुसा रही थी। एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने भारी साड़ी पहन रखी थी, उसने दूसरी औरत से कहा, अरे सुशीला देख तो इसे, मुश्किल से 15-16 साल की उम्र होगी और पेट देख इसका। आजकल की लड़कियां इंटरनेट के चक्कर में पड़कर अपना मुंह काला करवा लेती हैं और फिर भुगतान माँ बाप को पड़ता है, भुगतना माँ बाप को पड़ता है। दूसरी औरत ने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ बहन सही कह रही हो, शर्म हया तो जैसे बिक गई है। पता नहीं कौन सी बिरादरी की है, माँ ने भी कोई संस्कार नहीं दिए होंगे, तभी तो बिना ब्याह के पेट लेकर अस्पताल में पड़ी है। उनके शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहे थे। मेरी बच्ची दर्द से तड़प रही थी, मौत से लड़ रही थी और ये समाज उसे चरित्रहीन साबित करने में लगा था। मेरे अंदर की ममता एक शायद घायल शेरनी की तरह जाग उठी। मैं दौड़कर मीता के पास गई और उन औरतों और अपनी बेटी के बीच एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई। मैंने उन औरतों की आंखों में आंखें डालकर चीखते हुए जवाब दिया, अपनी गंदी जबान बंद रखिए, मेरी बेटी बीमार है। अगर एक शब्द भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि हम अस्पताल में हैं। अपनी बेटियों के चरित्र की चिंता कीजिए, मेरी फूल सी बच्ची पर कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सुनकर पूरा वार्ड शांत हो गया। वो औरतें मुंह फेर कर बैठ गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही गंदा शक था। मुझे अंदर से घबराहट होने लगी। हे ईश्वर, मेरे बच्ची को क्या हुआ है? तभी वार्ड बॉय ने मीता का नाम पुकारा। मैं उसे सहारा देकर डॉक्टर श्रीकांत के केबिन में ले गई। डॉक्टर श्रीकांत बहुत ही अनुभवी और गंभीर स्वभाव के थे। उन्होंने मीता को बिस्तर पर लिटाया और उसकी जांच शुरू की। जब उन्होंने मीता के पेट को छुआ तो उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। इन्हें तुरंत सोनोग्राफी के लिए ले जाइए, मुझे पेट में कोई बहुत बड़ी गांठ महसूस हो रही है, डॉक्टर ने नर्स को निर्देश देते हुए कहा। सोनोग्राफी रूम के बाहर बिताया गया वह आधा घंटा मेरे जीवन का सबसे लंबा और डरावना समय था। मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। अंततः नर्स मुझे
रिपोर्ट के साथ वापस डॉक्टर श्रीकांत के पास ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा। कल्याणी जी, आपकी बेटी गर्भवती नहीं है, डॉक्टर ने कहा, जिससे मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। लेकिन उनका अगला वाक्य मेरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफी था। आपकी बेटी के पेट में एक बहुत बड़ा और जटिल ट्यूमर है। यह करीब 6 किलो का हो चुका है। यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। यह ट्यूमर पिछले 1 साल से उसके पेट में बढ़ रहा है। इसने उसके लीवर और हाथों पर भयंकर दबाव बना दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बच्ची ने इतने भयानक दर्द को इतने महीनों तक कैसे बर्दाश्त किया। और सबसे बड़ी बात, इसने आपको क्यों नहीं बताया? अगर हम आज इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे तो यह बच्ची 24 घंटे भी नहीं निकाल पाएगी। मैं सदमे में चली गई। मेरी बेटी, मेरी मीता 1 साल से मौत को अपने अंदर पाले हुए थी और मुझे भनक तक नहीं लगी। वह दर्द से चीखने के बजाय उससे पीती रही। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप अभी ऑपरेशन शुरू कीजिए। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिरने को हो गई। डॉक्टर ने मुझे उठाया और कहा, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बाहर जाकर फॉर्म भरिए। जब मैं बाहर आई तो मीता को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जा रहा था। उसका एक हाथ स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा था और उसके हाथ में उसका पुराना फटा हुआ बैग था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी। मैंने उसका बैग ले लिया। बैग बहुत भारी था। मैंने जब उसे खोला तो उसमें उसका वही पुराना लैपटॉप और एक लाल रंग की डायरी रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वह डायरी खोली। डायरी के पहले ही पन्ने पर मेरी तस्वीर चिपकी थी और उसके नीचे जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी आत्मा चित्कार कर उठी। मीता ने लिखा था, मुझे पता है कि मेरे पेट में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। दर्द बर्दाश्त के बाहर है। मैंने इंटरनेट पर अपने लक्षण पढ़े हैं, शायद मुझे ट्यूमर है, लेकिन मैं माँ को नहीं बता सकती। माँ दिन रात मशीन चलाकर इस घर की किस्तें भरती है। अगर मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया तो वह घर गिरवी रख देगी या बेच देगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने पन्ने पलटे। मेरे आंसू डायरी के पन्नों को भिगो रहे थे। मैंने पिछले 1 साल में 300 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं। मैंने लैपटॉप के कैमरे पर टेप लगा दी है ताकि कोई मेरी हालत न देख सके। मैंने रात की नींद हराम करके कहानियों और इतिहास के वीडियो बनाए हैं। शुरुआत में मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। मेरा पुराना लैपटॉप बार बार खराब होता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे अपनी माँ को उस सिलाई मशीन से रिटायर करना है। मैं चाहती हूँ कि वो एक महारानी की तरह जिए। आज फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मेरे बैंक खाते में इतने पैसे आ गए हैं कि मैं कल बैंक जाकर इस घर का पूरा कर्ज चुका दूंगी। यह घर हमेशा के लिए मेरी माँ का हो जाएगा। बस एक रात और, कल मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी और हम अस्पताल जाएंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर बैंक की एक पासबुक रखी थी जिसमें लाखों रुपए जमा थे। मेरी बच्ची, मेरी 16 साल की मासूम बेटी अपनी जान दांव पर लगाकर मेरे बुढ़ापे को सुरक्षित करने में लगी थी। उसने मेरी खुशियों के लिए, मेरे घर के लिए अपने शरीर में एक राक्षस को पाल लिया था। वह दर्द से तड़पती रही, लेकिन उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी अपनी बीमारी पर खर्च नहीं किया, क्योंकि वह मुझे उस सिलाई मशीन से आजाद करना चाहती थी। मैं उस डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल की वो औरतें जो कुछ देर पहले मेरी बेटी को चरित्रहीन कह रही थी, वह वहां खड़ी मेरी हालत देख रही थी। एक नर्स ने आकर उन औरतों को फटकारते हुए कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस बच्ची को तुम ताने मार रही थी वो 1 साल से ट्यूमर का दर्द सहकर अपनी माँ के लिए पैसे जोड़ रही थी। तुम लोग तो ऐसी बेटी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। वो औरतें शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। एक एक करके वे मेरे पास आई और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं थे। मेरी दुनिया उस बंद ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। ऑपरेशन पूरे 5 घंटे तक चला। मैंने मीता की कमाई का एक एक पैसा उसके इलाज में लगा दिया। मुझे वो घर नहीं चाहिए था, मुझे वो छत नहीं चाहिए थी इसके नीचे मेरी बेटी की हंसी ना गूंजती हो। मेरी असली दौलत तो वो थी जो ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर लेटी थी। जब डॉक्टर श्रीकांत बाहर आए तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदे और होठों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। कल्याणी जी, आपकी बेटी एक असली योद्धा है। हमने ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया है। अब वह खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। मैं जमीन पर बैठ गई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। 2 दिन बाद जब मीता को होश आया तो मैं उसके सिरहाने बैठी थी। उसने आंखें खोली और मुझे देखकर कमजोर आवाज में बोली, माँ, बैंक का ड्राफ्ट। मैंने उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसके माथे को चूम लिया। मुझे कोई घर नहीं चाहिए मेरी बच्ची, तू ही मेरा घर है, तू ही मेरा संसार है। तूने मुझे रिटायर करने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मीता मुस्कुराई और मेरे गले लग गई। क्योंकि माँ, आपने भी तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती थी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक माँ और बेटी की नहीं है, बल्कि यह कहानी उस समाज के मुंह पर एक तमाचा है जो बिना सच्चाई जाने किसी के भी चरित्र पर उंगली उठा देता है। उस अस्पताल में बैठी औरतों ने मीता के सूजे हुए पेट को देखकर उसे कलंकित कर दिया था, लेकिन वे उस पेट के अंदर पल रहे उस दर्द और एक बेटी के उस महान बलिदान को नहीं देख पाई जो वह अपनी माँ के लिए कर रही थी। कल्याणी जी और मीता आज अपने उसी घर में खुशी खुशी रह रही हैं। मीता का यूट्यूब चैनल अब बहुत बड़ा हो गया है और उसने सच में अपनी माँ को उस सिलाई मशीन से
हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कभी भी किसी इंसान को उसकी बाहरी हालत देखकर जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह अंदर ही अंदर किस युद्ध से लड़ रहा है। मैं विवेक वर्मा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। अपनों और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।